18 घंटे का भी एग्जाम होता है कुछ। एनिमेशन वाला 3D के काम भी हो रहे हैं, आर्किटेक्चर वाइज मेरा कंस्ट्रक्शन में भी इंटरेस्ट है, घर वाले भी सेटिस्फाइड है, ठीक है भाई कर रहा है खा रहा है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube पॉडकास्ट पे। हम लोगों ने पॉडकास्ट जो शुरू किया है उसका एक खास उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि जो आज की जनरेशन है उसको नए नए रास्ते दिखा सकें। जो रास्ते यानी जो पाथ जो आप लोगों के एज से निकल चुके हैं उन लोगों ने अडॉप्ट किए, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस किया, कैसे सही करियर चूज किया, और इस प्रयास में आज हमारा ये चौथा चरण है। इसके लिए आज हम पहुंचे हैं देहरादून। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं, आज का पॉडकास्ट एक अलग लोकेशन पे, आपको पता चल ही रहा होगा। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को कवर किया है जिसको इस लेवल पे पहुंचाने पे उसका अपना प्रयास तो था ही था, कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयास हमारा भी था, क्योंकि मदर को कन्विंस करने के लिए हमें खुद बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अभी मैं बताऊंगा वो किस्सा क्या था। जिस स्टूडेंट को आज हमने बुलाया है उनका नाम है आर्किटेक्ट अक्षय अहलावत। चलिए शुरू करते हैं इनसे। 11th करके दिल्ली से आया था, अब वहाँ 11th तो हो गई, अब यहाँ आके घर वाले पीछे पड़े हुए कि 11th दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट 12th में एडमिशन कहीं होता नहीं। बिल्कुल। अब मुझे रिपीट करना नहीं था, मन में डर था कि यार साथ वाले सारे आ गए। हाँ। फिर वो अब बात होगी पुराने दोस्तों से, वो पूछेगा अच्छा तू 11th में ही अभी तो फिर वो चीज बढ़िया नहीं लगती, तो मैंने NIOS से भर दिए थे फॉर्म। अब मजे मजे में कर तो दिया वो मैंने, चलो साल रिपीट नहीं करना 11th वाला। अब सीन क्या हुआ उसमें आ गया 11th-12th दोनों सिलेबस बिल्कुल। पहले NIOS की कोचिंग जाना पड़ता था, सुबह 12-1 बजे वहां से फ्री हो गया, 2 बजे तक फिर आपके पास पहले 11th का बैच फिर 12th 12th का बैच, और 2 से लगभग 8-9 बज जाते थे रात को घर जाते हुए, और 3 कोचिंग लेने के बाद भी 12वीं फेल तब भी फिजिक्स में तो खैर उस पर पास हुआ था बिल्कुल 1-2 नंबरों से। केमिस्ट्री में फेल था, 56% आए थे मेरे उसमें। अब जब रिजल्ट आया उस टाइम तो मैं थोड़ा टेंशन में था, मैंने कहा हुआ तो सब सेट था। फिर घर वाले फिर पीछे पड़ गए, 5 सब्जेक्ट में पास होने चाहिए वो मैं था, बट घर वालों को तसल्ली नहीं थी कि यार नहीं 60+ लेके आ, बीटेक करनी है। सही बात है। एलिजिबिलिटी जो बीटेक की थी वो भी मिनिमम 60% मांगते हैं। मैं तो दूर दूर तक भी था उसके। तो फिर मैंने चलो फिर दोबारा बैग भरी केमिस्ट्री की और 1-2 सब्जेक्ट और ले ली साथ में कि चलो उनके भी नंबर बढ़ जाएंगे। तब भी घूम फिर के 2% पड़े पर वो बीटेक वाले हिसाब ऐसा था कि मुझे जाना नहीं था बीटेक में। घर वाले पीछे पड़े हुए थे वही मामा के चक्कर में कि फलाने मामा ने वहां से बीटेक करी है किसी गांव से, उसी पर्टिकुलर कॉलेज में जा तू, वहीं से बीटेक कर सिविल और फिर अपना जॉब कर। मैंने यार बेखाम की बात, गाँव में जाने का तो कोई तुकी नहीं है, और वो भी वो चीज करना जिसमें कि फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद भी क्या सीन हुआ, जिद पे दौड़े हुए थे, एनिमेशन करना था मुझे उस टाइम पे। मम्मी को किसी ने बोल दिया कि उसका स्कोप नहीं है, फिर वो अपनी जिद पे थी कि ये तो तेरे बिल्कुल नहीं कराना, कि इसका कोई स्कोप है ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कोटा क्लासेस ज्वाइन करवा दिया मुझे। अब वहां करता कुछ नहीं था, मैं जाके लास्ट बेंच पे बैठा रहता था, स्केचिंग करता था, तो जो पढ़ाते थे सर के ऊपर से जाता था। कितने दिन पढ़े थे उसमें? 15 दिन 15 दिन भी ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा। जब ज्यादा हो गया मैंने यार घर में बोल ही दिया, मैंने जी कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा, कुछ 11th-12th का बेसिक क्लियर नहीं था मेरा, क्या पढ़ता हुआ। सही बात है, सही बात। अब उन्हें वो बच्चों को पढ़ा रहे थे उस हिसाब से कि जो 12वीं पास करके आए हैं उनका बेस क्लियर होगा, उन्हें वो चीज रिपीट नहीं करनी। फिर जैसे तैसे कन्विंस करा, फिर बीच में कोटा क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे, तब आपके पास लेके आया था। वो किस्सा मैं सुना हुआ ऐसा। इनका जो बैकग्राउंड है ना, शर्मीले हैं, इन्होंने बता नहीं पाए। ये एक्चुअली घर में 2 ही जने हैं बस, ये और इनकी मम्मी। तो इनके करियर को लेकर इनकी माताजी बहुत चिंतित रहती थी पहले से ही। खुद सोच के देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, जब घर में माताजी के पास एक ही पुत्र है, वो भी 11th-12th में सीरियसली नहीं पढ़ रहा, या फिर कह लीजिए परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो माताजी की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि भविष्य कैसे होगा इसका। इसकी मम्मी जी ने जब हमारे पास कोचिंग लगवाई, ये पास तो हो गया था, लेकिन समस्या वही थी कि परफॉर्मेंस नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो थे ना, इनके अपने फैमिलियर नहीं थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये पढ़ते रहे थे, लेकिन क्लास के अंदर हमारी कोचिंग में ही बैठ के ड्राइंग करते रहते थे। इनकी ड्राइंग्स मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक बार। जब इनकी मम्मी ने इनको कोटा में एडमिशन करा दिया कि तू एक काम कर, IIT की तैयारी कर, ना तो माता ही समझ रही थी, ये समझा नहीं पा रहे थे कि मम्मी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th-12th की नहीं हो पा रही थी मेरे से, तो फिर JEE वाली कैसे होती। ठीक है, खैर 15-20 दिनों में इन्होंने हिम्मत जुटाई और ये अपनी मम्मी को हमारी कोचिंग पे लेके आए कि मम्मी इनसे बात करो, आप ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अब हुआ ये जब मम्मी को लेके आए, हमने कहा कि देखिए इनकी ना, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये चीजों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेता है, तो क्यों ना आप इसको आर्किटेक्चर या एनिमेशन जो ये कह रहा है इसमें भेजिए। स्कोप की चिंता ना करें, हम छोटे शहर में हैं तो हमें नहीं दिख रहा वो चीज, लेकिन पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड सब कुछ उसी पे काम कर रहा है। मेरे ख्याल से 1 घंटा कम्युनिकेशन होता रहा था भाई, हम छोटे ही थे इसकी माताजी से भी, तो उन्होंने बीच में हमें भी डांटा, दोनों को, टीचर्स को। लेकिन देखो जी, थोड़ी मेहनत का काम तो होता है किसी को भी कन्विंस करना, और खासतौर पे एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हो। ध्यान से सुनिएगा, एंड में जो उनके शब्द थे वो ये थे कि सर ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं कर मान लेती हूँ, आर्किटेक्चर या एनिमेशन जो भी आप कह रहे हो मैं एडमिशन करवा देती हूँ, लेकिन अगर ये वो करने के बाद भी इसको कहीं नौकरी नहीं लगी तो आप इसे अपनी कोचिंग में लगवाओगे, फिर चाहे ये सफाई करे यहाँ पर, लेकिन ये अभी कोचिंग में रहेगा। अब चिंता का विषय तो था, देखो ये बात चिंता की तो थी,
क्योंकि हाँ करना एक ऐसी चीज के लिए जिसका भविष्य किसी को नहीं पता। हमने कहा ठीक है जी, ठीक है, हम देख लेंगे क्या करना है, हम संभाल लेंगे, अभी आप इसे वो करने दो जो ये चाह रहा है। ऐसे करके कह सकते हैं इनका पीछा छुटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, बीटेक से सीधे सीधे बीटेक से भी। फिर कोटा से इन्होंने एडमिशन छुड़वा दिया इसकी मम्मी ने, फिर इन्होंने फॉर्म भरा बीआर। 2 एंट्रेंस एग्जाम चल रहे, एक तो नाटका होता है, नाटका, यस, नाटका, उसकी ऑनलाइन बुक मंगवा ली थी। हाँ, और सारा फैमिली, मतलब मुझे मजा आ रहा था उसमें। मुझे ध्यान है तूने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से आगे कि कबूतर को, एक पक्षी है वो ताजमहल को इस हाइट पे से, इस एंगल पे से देख रहा है, तो बताओ वो कैसा दिख रहा होगा ताजमहल उसे। हाँ, ये इसने मेरे से अपने टाइम पे क्वेश्चन पूछा था और मैं तो इतना बढ़िया इमेजिन नहीं कर पाया था जितना बढ़िया इसने फोटो बना के दिखाई थी मेरे को उसकी। ये चीजें होती हैं जो शो करती हैं कि बच्चे के अंदर कितनी बढ़िया इमेजिनेशन पावर है। मतलब मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर में कहूं तो मैं फोटो को इमेजिन कर भी लूं तो मैं बना नहीं सकता। हाँ, वो फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। लेकिन इसने इतना बढ़िया बना के दिखाया मुझे कि देखो भैया इतने हाइट पे इतने एंगल पे पक्षी देखेगा ताजमहल को तो ऐसा दिखेगा उसको। वो फोटो तो हमारे पास नहीं होगी अब मेरे ख्याल से, वो अब तो खैर, क्योंकि उसमें सारे एप्टीट्यूड वगैरह के थे कि हाँ, एक सीडी मिली थी नाटक का फॉर्म भरने के बाद ना। हाँ जी, हाँ, तो उसकी तैयारी उन्होंने अपने आप करी, कोचिंग तो नहीं करी थी उसकी, कुछ तैयारी अपने आप करी। और फिर जब एग्जाम आया तो एक जेडब्ल्यू में आर्किटेक्चर का ऑप्शन आता है फॉर्म में। हाँ जी, तो वो भरा था आपने? वो भी किया था। और नाटका भी यहाँ डीआईटी में हुआ था। नाटका तो कंपलसरी होता है शायद, मैंडेटरी है वो, मैंडेटरी है, हाँ, लोग प्राइवेट उसमें। हाँ, उसमें तो वो क्लियर करना जरूरी है। उसमें ये था आपको 80 नंबर आने चाहिए 200 में से। हाँ, और मेरे आगे थे 101। सगुन वही मिल गया था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक तो ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। हाँ, तो ऑनलाइन वाले के नंबर मेरे 50+ आ गए थे उसमें, जो उन्होंने पीसी पे लिया था। हाँ, ड्राइंग पे मुझे इतना भरोसा तो था ही, हाँ, कि मैंने यार चल 50 तो और आ ही जाएगा। सही बात है। हाँ। तो वो तो मेरी टेंशन फ्री थी। जेई मेंस का एग्जाम भी मैंने दे दिया था, उसमें मेरे आए थे -4। और मुझे ये भी नहीं पता चला मैं क्वालिफाई कैसे था एडवांस के लिए। मैं एडवांस के लिए क्वालिफाइड था सिर्फ ड्राइंग और एप्टीट्यूड के पेपर के बेस पे। हाँ। जो रैंक या नंबरिंग आए थे मेरे, उसके लिए एडवांस के लिए मैं क्वालिफाइड था। तो छूट गया था पेपर वाला ना? जब रिजल्ट आया था तब मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मैंने अच्छा पेपर हो गया। चंडीगढ़ में स्कॉलरशिप मिल रही थी, दिल्ली में सिर्फ उसके स्कोर पे ही, नाटक के स्कोर पर। 12वीं में तो कुछ नहीं मिला। हाँ, 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 तो एडमिशन मिल रहा था मुझे, क्योंकि मिनिमम 50% चाहिए था उसके लिए। सही है। तो उसके लिए 2 ही कोर्स एलिजिबल थे, या तो एनिमेशन वाला या आर्किटेक्चर। हाँ, अब सिविल से मिलता जुलता आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर था। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है तू यही कर ले। अब उसमें भी फिर देहरादून डीआईटी वगैरह सीट्स फुल हो गई थी। हाँ, हिमगिरी बचा था, जी ग्रुप का था। हाँ, कॉलेज वालों ने फोन किया कि सर 1-2 सीट्स बची हुई हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो फटाफट ले लो, फिर सीट्स फुल। मैंने डीआईटी भी किया, दिल्ली चंडीगढ़ मम्मी को भेजना नहीं था। तो मैंने अब जो है ठीक है ले लो। तो इस तरीके से इन्होंने देहरादून में ही जो जी हिमगिरी का कॉलेज है आर्किटेक्चर, ये कॉलेज स्पेशली आर्किटेक्चर का ही था? नहीं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी, इसमें सारे कोर्सेज थे। सारे कोर्सेज थे। तो आपने वहां पर आर्किटेक्चर वाला कोर्स ऑप्ट किया फिर? हाँ जी। और ये कब की बात है? 2000 याद है? 2015 में आपने शुरू किया था और 2020 कोरोना के टाइम पे खत्म हुआ आपका। पूरे 5 साल का कोर्स होता है आर्किटेक्चर का। तो बीआर की इन्होंने प्रेफर किया था। ये तो हुई हमारी जर्नी, किस तरह से इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, किस तरह से इनको जेडब्ल्यू के चंगुल से बचाया गया ताकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बच जाएं और अपना जो हुनर है वो हुनर ये पहचान सकें और उसी में आगे बढ़ सकें। कुछ ऐसी जो चीजें आपने सीखी हो कॉलेज में, कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें ताकि वो स्कूल में लगे अगर कोई किसी की इमेजिनेशन या फिर ड्राइंग बहुत अच्छी हो और वो भी परेशान रहता हो कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ना चाहता, या फिर इसी से जुड़ी हुई बातें आप शेयर करना चाहें कुछ? मेन तो देखो, जिसका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी फील्ड में है ना, वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। मेरे साथ क्या पार्ट है, मेरा जैसे क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, डिजाइनिंग वाला स्किल्स अच्छे हैं। ठीक है। मेरे साथ क्या सीन था कि कैलकुलेशन वाला हिसाब मेरा तब भी नहीं होता था। अच्छा। हमारे प्रियंका मैम थी, निशा मैम थी, एक रोहित सर थे। ये 3 टीचर में बहुत सही मिले थे, सपोर्ट भी करते थे और सारी चीज थी। निशा मैम सेकंड ईयर में आई थी। अब मेरी आदत थी सबको राम राम करने की। ठीक है। कॉलेज में हाँ। जो भी आ रहा है सर मैम सबको राम राम, सीनियर मिल रहे हैं उन्हें भी राम राम। प्रियंका मैम सर और बाकी जो टीचर्स थे उनके साथ मतलब फ्रैंक तो थे कॉलेज में टीचर्स वगैरह। हाँ। तो अब ऐसे मैम जा रही थी, निशा मैम का पहला दिन था। अब कॉरिडोर में जा रही है, मैंने बोल दिया पीछे से, मैंने मैडम जी राम राम। अब निशा मैम उस टाइम तो कुछ बोली नहीं, प्रियंका मैम ने मजे में ठीक है हाँ भी राम राम। फिर जब निशा मैम हमारी क्लास में आई, मैं सबसे आगे बैठा था उस दिन। पहले दिन होता है टीचर स्ट्रिक्ट बनता है कि नहीं भाई हम पूरे वो है। अब मैम पूरे उसमें सबको समझा रही है कि यार यहाँ के बच्चों को तमीज नहीं है, एडिकेट्स नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, राम राम कर रहे हैं बताओ। पूरी क्लास मुझे घूर रही है, मैं मुंह भर के बैठा हूँ। मैंने हाँ मैम, यस मैम। मैंने यहाँ नहीं है मैम, ऐसा हिसाब नहीं है, बोल रहा हूँ मजे में। अब उन्हें पता नहीं मैं था। थोड़ा टाइम निकला, फिर उसके बाद उनके साथ भी वो सीन स्टार्ट हो गया। फिर जहां भी दिखती थी मुझे दूर भी दिख गई, मैं चिल्लाता था मैडम जी राम राम, फिर चाटा दिखा रही होती थी।
कॉलेज में जब एडमिशन लिया उस टाइम मुझे पता चला नाटा के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आर्किटेक्चर वाले के लोग कोचिंग ले रहे थे, जो कि आपने बिना कोचिंग के भी निकाल दिया था। हाँ, तो मुझे उस टाइम लगा यार मैंने, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब ऐसे ही फर्स्ट ईयर था, अब इंट्रो दे रहे थे सारे अपना, अब सबसे अपनी परसेंटेज और स्कोर पूछ रहे कि भाई 12th में कितने परसेंट आए थे और नाटक का स्कोर कितना था। सारे 80+ वाले एक भी तो नहीं 12th हाँ, जिसके 80 से नीचे हो। हाँ। नाटक स्कोर कम ज्यादा थे वो तो चलो ठीक है। अब मैं शर्मा में यार, मैंने शर्म तो आई रही थी यार, मैंने 58% थे। सही बात है। एक साल ड्रॉप किया था, वो अलग खराब हुआ था। हाँ। फिर मैंने चलो कोई बात नहीं बता दिया। बट जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, मैं टॉप 3 में था। और वो जो 80% वाले थे वो नहीं दिखे कहीं। इसका कारण सोचा आपने ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो जो 80% वाले थे, हो सकता है उन्होंने अपनी इच्छा से एडमिशन ना लिया हो आर्किटेक्चर में, या तो जो क्रिएटिविटी आपको गिफ्ट में मिली थी, हाँ जी, वो उनके अंदर नहीं होगी, हो सकता है। हाँ, मे बी ये वो बच्चा है जो 11th 12th में गिर पड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री से फाइट कर करके कैसे करके आर्किटेक्चर में पहुंचा था, क्योंकि अपनी फील्ड में आ चुके थे। वहां जाके ये भाई साहब फर्स्ट ईयर में टॉप 3 बच्चों में थे। ये खबरें हमारे पास तक पहुंच रही थी कोचिंग में। उसमें क्या सीन हुआ, हॉस्टल में मुझे डाल दिया सीनियर के साथ, थर्ड ईयर वाले, मैं फर्स्ट ईयर में आया था। अकेले आपको? हाँ, 7 वाले थे, वो एक सारे हो गए, अब मैं बच गया था अकेला। उनका रूम खाली था, मुझे फंसा दिया वहां। हफ्ते भर तो मैं सोया अपने बैचमेट के सिंगल बेड पे, हम 2 जने सोते थे हफ्ते भर। अच्छा। फिर मैंने यार कब तक रहना है ऐसे, चलो अखिल भैया और रमन भैया थे, तो उन लोगों के साथ मैं उस टाइम में चला तो गया। मैं चलो देखी जाएगी क्या करे, रैगिंग तो ले गए, करवा ले गए। बॉयज हॉस्टल है, क्या ही ज्यादा होगा। सही बात है। फिर उसके बाद सीन क्या हुआ, जब मैं उनके साथ शिफ्ट हुआ, उसके बाद मुझे अपने क्लास वालों से मतलब नहीं था। देखो ये बात पक्की है कि ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी सेम एज ग्रुप वालों के साथ रहें तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी एज से 2-3 साल बड़े, 5 साल बड़े व्यक्ति के साथ रहेंगे ना, तो हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा उनके साथ रह के, वो 7 वालों के साथ कभी नहीं मिल सकता। जब मैं उनके साथ शिफ्ट हुआ, उन्हीं के साथ ही रहा। फिर मेरे क्लास मन नहीं करता होगा, मेरे क्लास वाले कहाँ घूम रहे, क्या है, कोई मतलब नहीं मुझे। कॉलेज जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, 2 साल तो उनके साथ ही रहा मैं। इसका बेनिफिट मिला होगा ना, सारे मेरे होमवर्क वगैरह में जितना जितनी चीजें अटकती होंगी वो तुरंत उनसे पूछ लेते होंगे। और उन्होंने तो काफी हेल्प करी है, बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग में तो। और हमारे और तकलीफ केवल क्या हुई होगी, बस वो थोड़ी बहुत रैगिंग, थोड़ी बहुत है जो अगर हुई हो तो उसमें भी मजा आ रहा था। हाँ। उसमें भी ऐसा कुछ सीन नहीं था, एक आधे बच्चे रो रहे हैं, हम कंप्लेन कर दे, ये कर दे, वो। मैंने यार इंट्रो चल रहा है, मैंने ठीक है, अब दोस्ती यारी ऐसी तो होगी, ऐसी मजाक, एक आधे अदरवाइज ले जाते हैं। फिर अब हमारा एग्जाम होता था डिजाइन का 6 घंटे का, और मेरा क्या सीन था, मेरे थोड़ा है जल्दी वाला हिसाब, टाइम पंक्चुअलिटी वाला। अगर मुझे 12 बजे पहुंचना है ना, मैं 11 बजे रेस्टलेस हो जाऊंगा। मैंने यार 12 बजे तक पहुंचना है, तो मैं चलो। अब एग्जाम स्टार्ट होते थे, 6 घंटे का पेपर, मैं 4 घंटे में करके बाहर। अब 2 घंटे में बिरान घूमता था, और बाकी बच्चे वो अपना खींच रहे होते थे। अब जैसे स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं चला, हाँ, बाद में जब टीचर मेरे कॉरिडोर में देखते थे, उन्हें लगता था अपना ब्रेक लेके बाहर आया हुआ वगैरह जा रहा हूँ। हाँ। फिर पूछते थे कितना पेपर बच गया, मैं तो करके आ गया जी। फिर बाद में जब रिजल्ट आता था तो वो भी सही आता था, तो टीचर वो लगता था ठीक है। तकलीफ ये वाली जो टीचर्स पूछते थे, ये तकलीफ कुछ ही टाइम रही होगी, जब उन्हें चल गया रिजल्ट पता कि हाँ ये जल्दी कर लेता है इन चीजों को, तो फिर पूछना बंद कर दिया होगा। वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात थी। हाँ। और आज भी जैसे कॉलेज पास आउट करे मेरे 3-4 साल हो गए, अभी भी क्या सीन है, टीचर्स कॉल करते हैं, उन्हें जो अपने काम करवाने होते हैं वो उसके लिए भी मुझे कंसल्ट करते हैं कि यार ठीक है मेरा ये वाला काम है, इसे प्लीज करके भेज दे। उन टीचर्स को चल गया था ना पता कि ये बच्चा जो है ना अपनी इच्छा से आया हुआ है यहाँ पर, और बहुत अच्छा हाथ है इसका अपने काम में। और मेरा उसमें एनिमेशन वाला पार्ट था स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट। अब घूम फिर मैं अभी फिलहाल भी वही काम कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर में भी। मैं एक बात शेयर करता हूँ, इनको इंटरप्ट करता हूँ बीच में। वो बात कब की थी जो आपने हमें फोटो दिखाई थी अपनी, वो जो आप लाए थे हमारे लिए कोचिंग में? हमारी कोई एग्जाम था इसरो का या समथिंग का, किसका था वो? कॉलेज टाइम में। वो नासा का फेस्ट होता है। नासा का, इसरो नहीं, नासा का एक फेस्ट होता है इनके यहाँ। चलिए पहले आप बताइए वो फेस्ट के बारे में। नासा में होता क्या है, ऑल ओवर इंडिया से आर्किटेक्चर कॉलेजेस एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिजाइन ट्रॉफी होती है हमारी, मॉडलिंग का होता है, हर तरह का होता है वहाँ। 3 दिन उसी कॉलेज में दिन रात फेस्ट चल रहा होता है, आप अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लो, सारे काम करो। तो उसकी कुछ पिक्चर्स थी, वो इन्होंने वहां पे ट्राई किया था, और यकीन मानिए वो पिक्चर्स जो थी ना वहां से रिजेक्ट हो गई थी। हाँ। और ये फिर उन फोटोज को हमारी कोचिंग में लिया है कि देखो भैया ये फोटोज कैसी हैं। बताया नहीं पहले इन्होंने कि कैसी फोटोज हैं, हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया लग रही हैं। कुछ कलर्ड स्केचिंग थी, कुछ केवल ब्लैक एंड व्हाइट थी। इस तरीके से 4 या 5 फोटोज लेके आए थे, A3 साइज पे थी वो, और हमने मतलब इतनी पसंद आई हमको कि यार ये अक्षर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। फिर हमने पूछा ये क्या, किस पर्पस के लिए बनाई थी? इन्होंने बताया भैया ये रिजेक्ट हो गई हैं। वहां मेरे से अच्छे लोग थे, और यकीन मानिए वो फोटो बहुत अच्छी थी। हमने आज तक अपनी कोचिंग में लगाई हुई है, अपने बच्चों को दिखाते भी हैं। तो ऐसी फोटोज
रिजेक्टेड हमारे लिए लाए थे, और वो हम तो भाई बहुत ज्यादा फैन हो गए थे उन फोटोज के। जब ज्ञान में भी तो इवेंट होते थे तब भी तो यही चलता था। हाँ, ज्ञान में भी हम लोग अपनी कोचिंग में भी कराते थे क्रिएटिविटी के नाम से मस्तिष्क। यस, हाँ, तो उस टाइम पे भी इनके काम अलग ही होते थे बाकी बच्चों से। तो उन्हीं चीजों को देख देख के तो हमने फिर इनकी माताजी से हाँ कर दी थी कि ठीक है जी, देख लेंगे, हम देख लेंगे क्या होगा। उस टाइम में मेरे याद है जब पहला इवेंट आपने करवाया था, जब स्टार्ट हुआ था, मेरे टाइम पे स्टार्ट हुआ था वाला। हाँ, तब संडे में आया था, आधे घंटे में करके चला गया था, बाद में आप अगले दिन पूछ रहे हो तू कहाँ था। जब कोई किसी चीज के लिए बना ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए कोई बना ही नहीं है, आप उसको हंटर भी मारते रहोगे ना, तब भी वो बस कुछ नहीं कर पाएगा परफॉर्मेंस के अंदर। और जो चीजें इनकी फील्ड की हैं, ये उसको अपने समय से पहले खत्म कर दिया करते थे और कर दिया करते हैं। कोई और इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? कॉलेज में हमारे जो स्ट्रक्चर वाले फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी फिर वापसी आई थी। हाँ, उसमें पता नहीं क्या क्या लोड और वो सारी चीजें थी, बस जैसे जैसे चीटिंग वीटिंग करके निकल जाते थे, पास हो गए उसमें। हमारे टीचर थे पुराने थे स्ट्रक्चर के। हाँ, काफी एजेड थे वो सर, तो वो पढ़ाते थे। अब हम लोगों ने स्कीम बनाई कि यार सारे पेपर में कुछ नहीं लिख के आएंगे, खाली पेपर छोड़ के आएंगे, और फिर एडमिन में बोल रहे हैं। मैंने सर हमें समझ नहीं आ रहा, और जनरली किसी को कुछ समझ नहीं आता था। हम 4-5 जनों ने, ये बात सेशनल्स की होगी जो बीच में होते हैं, मंथली होते हैं, उनके लिए होगी बात। अरे फाइनल की, फाइनल में भी? अच्छा जी। 4-5 जनों ने प्लान करा था। हाँ, क्योंकि वो सर क्या करते थे, हर बैच में से 1 या 2 पास होता था मुश्किल से बस। अच्छा, बच्चा स्ट्रक्चर में। हाँ, ठीक है। बाकी सबकी बैग आती थी। तो मैंने ऐसे बैग आनी है सारे, फिर वैसे ही वो कर दो। हाँ, अब हम 2-3 जने तो उठ के आ गए। एक गद्दार कह रहा यार नहीं, मुझे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं लिख के आ रहा हूँ। मैं चल तू लिख गया, तो बाद में हमसे चिता भी, हाँ। और फेल फिर भी हो गया। क्या फायदा हुआ? अब एडमिन वाले ने बोला कि हाँ। भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग सारे खाली पेपर छोड़ के आए हो। मैं सर समझ नहीं आ रहा। एक सर आए थोड़ा हमारे एज ग्रुप के, तो उनसे अच्छी बातचीत होगी, उनका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट समझ भी आता था, थोड़ा बहुत ही समझ आया वो भी। अब चीटिंग वीटिंग करके पास हो गए, 2 साल 3 साल निकल गए। अब उसमें बैक आ गई थी हमारी, बैक का घर में बताया नहीं मैंने, घर वाले फिर छेड़ते गए। सही बात है। वहीं की वहीं निपटा दी। और मेरी तो फिर भी 1-2 बैग, एक ही बैग थी मेरी शायद। मेरे साथ वालों की, एक दोस्त तो मेरा पूरे सेमेस्टर कॉलेज नहीं आया। जो मेरे रूममेट थे उनकी थी 28 बैग, और उन्होंने बस 1 साल एक्स्ट्रा करा होगा, वो भी डीन के फोर्स करने पे। हाँ। डीन ने क्लियर नहीं करने दी थी 1-2 बैग, तो वो अगले सेमेस्टर के लिए रख दी थी। हाँ। वरना उन 5 साल में 28 के 28 क्लियर कर ली थी उन्होंने। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ना इस चीज को, जब वो खुद कॉलेज लाइफ में पहुंचेंगे तब उन्हें चलेगा पता। जैसे कंपार्टमेंट आई किसी की, तो ऑड सेमेस्टर की कंपार्टमेंट ऑड में देनी पड़ेगी, हाँ। इवन की इवन में देनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें बाद में शुरू हुई, पहले ये चीजें नहीं होती थी। तो बच्चों की 28 कंपार्टमेंट इकट्ठी हो जाती थी। उसके बाद तो ईयर बैग का सिस्टम जब से आया, फिर 28 का सिस्टम खत्म हो गया। हमारे टाइम पे भी कॉलेज में हमारे साथ के लड़के थे कुछ देहरादून के, हम चंडीगढ़ से पढ़ाई करी हमने, तो देहरादून के वो लड़के थे, रिच फैमिली के थे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कुछ। 20-22 कंपार्टमेंट इकट्ठी हो रखी हैं। बैक वाले में तो टीचर से थोड़े लीनियंट हो जाते हैं। यस, ये कारण भी है कि टीचर भी थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, तो निकल जाते हैं पेपर। वो इसको पर्सनली मत लीजिएगा। कोई बच्चा हमारा जो अब इस वीडियो को देख रहा हो, वो सोचे कि मैं सर से प्रभावित होकर मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ईयर बैग का सिस्टम है, अगर एक सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट हैं और अगले में 4 हैं, तो 10 हो गए सब्जेक्ट पूरे एक साल के। 4+2 या फिर 3+2 ऐसा कोई सिस्टम होगा। पहले में 3 बैग आ गई, अगले सेमेस्टर में 2 बैग आ गई, तो कुल मिला के 3+2 कहा जाएगा। ऐसा हो गया तो आपको सेकंड ईयर में नहीं जाने देंगे। अब ऐसा सिस्टम चालू हो चुका है। तो ये 25 बैग 26 बैग ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। कोशिश करिए कि बैक ना ही आए, लेकिन फिर भी बैक कॉलेज में जाके आती है। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो देखिए प्रोसीजर होता है ना पेपर को अटेम्प्ट करने का, और कॉलेजेस का थोड़ा अलग होता है। स्कूल में आप लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आना तो पॉइंट टू पॉइंट 2 लाइन 3 लाइन लिख के काम चला लेते हो, 5 लाइन लिख दोगे सर, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं हो। कॉलेज में या तो कह लो चेकिंग का सिस्टम अलग होता है या कुछ होता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन 2 लाइन में काम नहीं चलता। तो ये बातें बच्चों को समझने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए जो स्कूल के टॉपर होते हैं ना, अक्सर कॉलेज में टॉपर नहीं होते। वो कृपया करके जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं नए नए, वो थोड़ा सा सीनियर से डिस्कस कर लें कि जी पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पढ़ाई के बारे में ना करें, पढ़ाई तो आप अच्छी कर लेंगे टॉपर है अगर आप तो, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो स्कूल से थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम कॉलेजेस का, हर कॉलेज का। तो वो सीनियर से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही पेपर दें। कॉलेज में तो सबसे बड़ी एडवांटेज मेरा ये रहा सीनियर्स के साथ बातचीत। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग बढ़िया रखोगे ना कॉलेज में, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। देखिए हुआ क्या ना, जैसे हम लोग कॉलेज में गए फर्स्ट ईयर में, मैं स्पोर्ट्स वाला था, तो फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया था। या तो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे हम 2-3, और या फिर सारे थर्ड ईयर के मैकेनिकल के लड़के थे। अब मैकेनिकल कॉलेज में ना वैसे ही बोल वाला होता है, मतलब पक्के हैं, उनसे पंगा नहीं लेना मैकेनिकल वालों से। तो अब फर्स्ट ईयर में जैसे ही उनसे इंटरेक्शन हुआ, और बस इतना बोलने की देर थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हैप्पी एक काम करियो, तो जो कॉलेज में कोई भी रोक लेना इंट्रो के नाम लेके हमारा, बस कि उन्होंने कहा है कि देना नहीं इंट्रो जी, हाँ भाई इतना बोल देना है। अब फिर मजा ले जो कोई सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का रोकता हो। फोर्थ ईयर वालों को कॉलेज से मतलब ही नहीं होता। वो थर्ड ईयर से सीनियर जो होते हैं फोर्थ ईयर वाले होते हैं, फोर्थ ईयर वाले अपने प्लेसमेंट की चिंता में लगे होते हैं, तो वो इतना कॉलेज आते ही नहीं है।
तो सेकंड ईयर वाले तो रोकते ही नहीं थे। पढ़ाई के ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, रैगिंग वाला तो पार्ट वो तो मजाक मस्ती वाला होगा। हमारा वो थर्ड ईयर मैकेनिकल के थे, अगर वो मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स के होते तो मुझे वो चीजें भी बहुत हेल्प मिलती। हाँ, क्योंकि अभी क्या है ना, रैगिंग तो वैसे स्ट्रिक्ट हो रही है। मेन रैगिंग का मतलब ही वही होता है कि इंट्रो वाला यार, कि लेकिन एक फिर भी ना एक वो होता है सपोर्ट। हाँ, जैसे आपने कहा कि थर्ड ईयर में वो सब चले गए थे, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। फर्स्ट ईयर में था मैं, सेकंड ईयर में था, मुझे लगता था कि मेरे सर पे कोई है कॉलेज के अंदर, मुझे कोई तकलीफ नाम की चीज नहीं होगी। लेकिन जैसे हम थर्ड ईयर में पहुंचे, वो लोग फाइनल ईयर निकल गए, 2 साल बड़े थे हमसे वो, जब वो निकले तब लगा कि हाँ भाई अब कोई नहीं है ऊपर हमारे। थोड़ा अजीब सा फील हुआ, कुछ दिन लगा ऐसा कि अब हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं सिवाय फैकल्टी के। हाँ, लेकिन ठीक है, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे आदत पड़ जाती है सब चीजों को डील करने की। हॉस्टल लाइफ एक बार तो करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए एक बार हॉस्टल लाइफ, जरूर स्वाद लेना चाहिए एक बार तो। भले चाहे फर्स्ट ईयर रह लो, 6 महीने रह लो, हाँ, उसके बाद भले छोड़ दो। उसमें मारधाड़ भी है, चोरी चकारी भी है। हम लोगों का ऐसे उठता था, हम सुबह सो के उठते थे, हम लोगों को जूते चप्पलों का नहीं पता होता था, प्रेस ढूंढ रहे होते थे, प्रेस कोई से कमरे में भाई 306 में प्रेस वहां से ले आओ। कोई अपने जूते ढूंढ रहा है, किसी शर्ट और पैंटों का नहीं पता। तो वो एक लाइफ अलग है। पढ़ाई भी जरूरी है, देखो एक अपना होता है ना लाइफ का एक्सपीरियंस, वो जाके हॉस्टल में आता है। कैसे आपके घर से कोई सामान आएगा ना जब, तो घर से लड्डू आए या नमकीन आई, मिठाई आई, मतलब 1 किलो का डब्बा, देर नहीं लगेगी, आधा घंटा भी नहीं लगेगा खत्म होने में। साफ, बिल्कुल साफ। वो मतलब घर वाले इस उम्मीद से भेजते हैं कि कुछ दिन तो खाएगा लड़का हमारा। हाँ। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो आधे घंटे भी नहीं टिकेगी। वो आते साफ। जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो हमारे साथ भी कुछ आर्किटेक्चर वाले बच्चे थे। तो जैसा इन्होंने डिस्कस किया अक्षय जी ने अभी, इनका 6 घंटे का एग्जाम हुआ करता था। 6 घंटे आपको इकट्ठे बैठने होते थे या फिर बीच में गैप मिलता है उसमें? 3 घंटे का एग्जाम, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे। वो ब्रेक कितनी देर का होता है? आधे घंटे का। आधे घंटे का ब्रेक और फिर 3 घंटे एग्जाम। हल्की हल्की यादें हैं, 18 घंटे का भी एग्जाम होता है कुछ। वो थर्ड फोर्थ ईयर में आके हो जाता है। हाँ, हमारे साथ के बच्चे थे भाई, इतना बोलते सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, 18 घंटे एग्जाम, इंसान पागल होगा। 18 घंटे, अबे पूरा दिन निकल जाएगा भाई। तो जरा कुछ टिप्पणी बताइए बच्चों को, हमारे व्यूअर्स को, 18 घंटे एग्जाम क्या है, ये कहानी? जब डिजाइन करते हैं ना, हाँ, हैंड स्केच करना होता है सब कुछ, हाँ, प्लान हाथ से बनाने हैं, ठीक है, उसमें लगता है टाइम, ठीक है। अब हमारे साथ क्या होता था, हमें जो इंटरनल एग्जाम्स थे उसमें ईयरफोन्स मोबाइल से अलाउड थे। अच्छा, तो हम ईयरफोन्स गाने वाने सुनते हुए काम करते थे, थोड़ा फोकस बना रहता है क्रिएटिविटी के नाम पर, वैसे ना कि डिस्टर्बेंस ना हो। अब जो बाकी डिपार्टमेंट वाले टीचर ड्यूटी के लिए आते थे, वो आते फोन छीनने लग जाते थे कि यार आप ऐसे कैसे वो कर रहे हो, हाँ, फोन लेके बैठे। मैंने मैम हमें अलाउड है, आप हमारे डीन से बात कर लो जाके। अच्छा, एक दिन आज होगा 6 घंटे का, 6 घंटे का कल, 6 अपना, फिर ऐसे। तो जो 6 घंटे आज होंगे वो भी 3-3 घंटे गैप में जैसे होता था, यानी जो फर्स्ट ईयर में था 6 घंटे का, वैसा ही कुछ 3 दिन लगातार करना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो 18 घंटे एग्जाम कहलाएगा। जब पहले तो स्टार्टिंग में दे दिया हमें, रूम वूम डिजाइन कर लिया, रेजिडेंस डिजाइन कर लिया। हाँ, अब आगे जैसे जैसे ईयर बढ़ते चले गए, वो अब हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग्स, वो स्केल बड़ा हो गया, अब उन्हें बनाने के लिए भी टाइम लगता था। तो क्या वो कलर थोड़ी करने होते हैं, केवल स्केचिंग और शेडिंग होती होगी? सब अपनी मर्जी। अच्छा, मर्जी है सबकी, अपनी श्रद्धा। अच्छा, जिसे जितने नंबर चाहिए अपने कर लो। तो उसके लिए चार्ट बनाते थे, चार्ट पे या फिर कैसे? हमारी A1 शीट्स आती थी, उस पर स्केच करते थे हम। अच्छा, और उसमें भी तो वो कितनी शीट बनानी पड़ती थी वो 18 घंटे के पेपर में? 18 में 5, 6, 8, 10 जितने आप बना लो। देखो जैसे हॉस्पिटल कहाँ बनाने के लिए मान लीजिए, अब फ्लोर प्लान्स हो गए, अब वो 3 फ्लोर का हॉस्पिटल है, हाँ, 3 सीट उसकी होगी, 3 फ्लोर प्लान्स की। अच्छा, आपके एलिवेशंस वगैरह बन गए, वो तो चलो आपने 1 या 2 में बना लिए। हाँ, फिर आपके आइसोमेट्रिक व्यू बनते थे, 3D वगैरह। आइसोमेट्रिक अपने 3D वाला 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, आइसोमेट्रिक एक्चुअली व्यूअर्स हमारे बच्चे होते हैं ना मोस्टली, तो उन्हें आइसोमेट्रिक का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। जो हमने ईडी पढ़ी थी इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो हमारे को ईडी में 2 व्यू दिखाए गए थे, एक तो फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू। उससे आप आइसोमेट्रिक बनाओ फिर उसका। हाँ, फिर वो कुछ 3D में उसे ऐसे करके लाइनों को खींच के फिर हम इधर प्रोजेक्शन दिखाते थे। भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, तो हमने केवल 1 सेमेस्टर में पढ़ी थी ईडी। हमारे भी एक ही सेमेस्टर में थी, 1 या 2 में थी। और उसमें भी वो मेरी क्लियर थी, जिसमें से हम 2-3 बच्चे क्लास में पास थे, बाकी सबकी बैक लगी। फील्ड आपका ही था ना, क्या कहना फिर तो। नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट ये था ना, लोग उसमें विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे यार, वो लाइंस अगर बनानी है तो बनानी कैसे है। हमारे व्यूवर्स को कंपैरिजन बताइए सिविल इंजीनियर्स में और आर्किटेक्चर में। बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये कि सिविल इंजीनियर में क्या अंतर है और एक आर्किटेक्ट में क्या अंतर है। फर्क उतना ही है जितना आपका फैशन डिजाइनर और टेलर का है। क्या बात है। ये मैं बताता हूँ, ये मैंने अपनी मम्मी को एग्जांपल लेके समझाया था। हाँ, क्योंकि मेरे हरिद्वार में मौसा जी हैं, वो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अब जब भी मैं घर जाता था, वो घर पे होते थे, अब आते थे तो वो मेरे से पूछते थे अपने सिविल वाले सवाल। हाँ, वो सिविल इंजीनियर थे। हाँ, वो सवाल पूछते सिविल का। मेरा सिविल का बेसिकली काम क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाना, कि भाई बिल्डिंग लोड कैसे लेगी, कितना लोड ले लेगी, हमारा स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कि भाई कोई गिरे नहीं रहा। मतलब जैसे हम एक कमरा बना रहे हैं, तो कमरे में जो पिलर डलेंगे, बीम कॉलम है ना, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, है ना,
और कंक्रीट का मिक्सचर कितना होना चाहिए, कितना रेत, कितना बजरी, ये सब चीजें सिविल में आती बस हैं। ये वाला सारा सिविल का पार्ट है। हाँ। और आपका बिल्डिंग दिखेगी कैसे, डिजाइन आपके कैसे हो गए, फंक्शनलिटी कैसे होगी, आपको भाई कहाँ टॉयलेट किचन चाहिए, ये वाला फंक्शनलिटी वाला हिसाब हो गया, वो सारा आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, डिजाइनिंग वाला। तो आर्किटेक्चर में इससे कोई संबंध नहीं है कि आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो, वो तो पर कौन सा कंक्रीट कर रहे हो। आप कोई भी काम स्टार्ट कर लो, आपको सिविल इंजीनियर अपने काम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि यार हम ये डिजाइन कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, बनेगा कैसे, आप उसमें हेल्प, क्योंकि अब हम डिजाइन कर देते हैं। आप लोग पूरा एक व्यू दे दोगे, उसको जो है रियलिटी में कन्वर्ट सिविल इंजीनियर करेगा वो, क्योंकि अब ये है ना, अब हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज है। हाँ। हमारी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छे हैं, हम डिजाइन अच्छा करते हैं, उन लोगों की एक्सपर्टीज अच्छी है, भाई वो बनाने में खड़ा कैसे होगा। हाँ। कि भाई कितना लोड आएगा, कितने सरिये आएंगे, कितना सीमेंट लगेगा, हाँ। कितने कॉलम्स की उनको वो जरूरत चीजें है। सिखाई गई है सिविल इंजीनियर। हमें भी वो चीज पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर वाला पार्ट। हाँ। एक बेसिक नॉलेज के लिए कि भाई कल को इन फ्यूचर अगर हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हो। मतलब अगर ये सिविल इंजीनियर इनसे आके बात करे तो कम से कम ऐसा ना हो ना कि वो भैंस आके बीम बजा रहा है। हाँ, इन्हें पता तो होना चाहिए ना कि बीम कहते किसे हैं। बस वो वाली चीज है, क्योंकि अब इसलिए पढ़ाया जाता है आपको भी। हम अगर डिजाइन भी कर रहे हैं ना, तो हमारे डिजाइन में स्ट्रक्चर वाला पार्ट दिमाग में रहता है। हाँ। तो हमारे इतने बीम कॉलम्स आ सकते हैं, यहाँ हमारी ये चीज ऐसे आएगी, जरूरी है। तो यहाँ हम एलिमेंट ऐसे निकाल लें। तो हाँ। कॉलेज में वो चीज हमें एक ओरिएंटेशन कह लो आप देते हैं हाँ, उस चीज का, हाँ। भाई प्रॉपर ऐसे आता है। कभी ऐसा फील हुआ जब आपकी आर्किटेक्चर खत्म हो गई हो, ऐसा फील हुआ हो कि उसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो आपने फिर से उसकी किताबें उठा के पढ़ा हो? उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि मेरा एक लमसम आइडिया लग जाता है जब आप फील्ड में काम करते हो ना, कि यार ठीक है, ये इस चीज में यहाँ इतने बीम कॉलम आएगा, उसका ये साइज ये आएगा और यहाँ ऐसे एलिमेंट निकलेगा, तो उस हिसाब से मैं अपने डिजाइन से एग्जीक्यूट कर देता। अब वो फर्दर जब एग्जीक्यूट होता है तो सिविल वाला आता ही है पार्ट, उसका काम आता ही है, तो वो बाकी चीजें वहां से अपनी सीखते हुए चलता है। अब जैसे जैसे आप फील्ड में आके बढ़ोगे, साथ काम करते करते एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है यार, ये काम ऐसे होगा, क्योंकि पिछले वाले का एक्सपीरियंस काउंट होता हुआ चलता है। बिल्कुल। अच्छा यार, पिछले प्रोजेक्ट में यहाँ बीम आ गई थी हमारी, तो इसमें हम ये चीज ऐसे अवॉइड कर सकते, क्योंकि सिविल में भी क्या होता है ना, वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्टेबल लेके चलते हैं। हाँ। बट कई बार वो हमारे डिजाइन के हिसाब से वो नहीं करता, मैच नहीं करता, तो हमें वो चेंज भी करवाना पड़ता है कई बार। अब जब तक हमें सिविल की नॉलेज ही नहीं होगी, आप वो कैसे चेंज करवा लोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो सिविल वाले ने आपको बता दिया है कि यार ठीक है, सिविल इंजीनियर है, ये ऐसे बनेगा सर। हाँ। अब मुझे बोल ही नहीं सकते, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं दे सकते जब हमें पता ही नहीं कुछ। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनिएगा इनकी बातों को। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो ही आप किसी को दो सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब सपोज मैंने कोई डिजाइन किया, सिविल वाले ने अपना पुराना उसका रूल चलता हुआ आ रहा था, हम रूल के भाई मैं तो ऐसे डिजाइन करता हूँ, मेरा स्ट्रक्चर ऐसे ही आएगा। अब वो अपने हिसाब से दे देगा, पर हमारा डिजाइन उसके फिट ही नहीं होगा, हमें उसमें चेंजेस चाहिए। अब जब हमें सिविल की नॉलेज होगी तो ही तो हम उससे चेंज करवा पाएंगे ना। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो वो कह देगा आप गलत हो, मैं सही हूँ। तो अब हमें उस चीज की नॉलेज रखनी पड़ती है कि ठीक है यार, अब फैशन डिजाइनर का एग्जांपल ले लो आप। हाँ। अब उसने कोई डिजाइन बनाया, टेलर तो कह रहा है यहाँ से लाइन नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। अब जब उसे पढ़ रहा हो, नॉलेज होगी उस चीज की, उसने करी होगी, तो वो तभी बता रहा है वो कि मैंने भाई यहाँ आएगी और ऐसे आएगी, तो आप कर दो। आर्किटेक्चर में क्या कोई सब्जेक्ट था वास्तु के नाम से? हाँ जी, प्रॉपर वास्तु पढ़ाया जाता है। तो जरा थोड़े से बच्चों को बताइए कि वास्तु क्या कर रहे हैं हम, क्या चीज है ये वास्तु यानी वास्तुशास्त्र? क्योंकि जो विश्वकर्मा भगवान जी हमारे, सोने की लंका हुई आपकी, चाहे इंद्रदेव का महल हुआ, सब उन्होंने डिजाइन कर रखा है। हिसाब से एक वास्तु शास्त्र होता था उनके टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। उसमें भी हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से 4 जोन डिवाइड है, और वो भी फर्दर डिटेल में डिवाइड है। हाँ। वाटर, फायर, अर्थ और एयर के हिसाब से। ठीक है। अब उसके हिसाब से प्लेसमेंट होती है हमारी। अब जैसे फायर वाला क्वाड्रेंट है, हमारे किचन वगैरह हमारे उस साइड आते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम्स हमारे उस साइड आते हैं। कई बार क्या होता है, फंक्शनलिटी के हिसाब से क्लाइंट प्रेफर नहीं करता है, हमें वास्तु के हिसाब से नहीं चाहिए, हमें फंक्शनल चाहिए। अच्छा। कि मुझे ये वाला स्पेस ऐसे यूज करना है, तो उस हिसाब से होता है। कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक आते हैं कि नहीं, हमें पर्टिकुलर वास्तु फॉलो करना पड़ता है। कईयों के साथ मिथ होती है कि यार मेरा अगर वास्तु के हिसाब से नहीं है, मेरे फायर की जगह पे मैंने टॉयलेट दिया हुआ है, किचन की जगह पे, तो मेरे साथ ये फाइनेंशियल समस्या आ रही है, तो वो फिर चेंजेस भी करवाते हैं। तो एक सबकी अपनी फिलोसफी है, मान्यता के हिसाब से है भाई। तो भी जोन्स होते हैं, ठीक है भाई, आप अगर इस जोन में दे रहे हो तो ये परफेक्ट है, फिर एक सेकंड जोन आप फिट नहीं बैठ रहा है, फंक्शनलिटी के हिसाब से आप सेकंड जोन में दे लो, वहाँ गुड है, तो उस हिसाब से जोन्स होते हैं। और कुछ जोन्स बिल्कुल मना है, जैसे फायर वाले में आप टॉयलेट बिल्कुल नहीं दे सकते, उससे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या एक्सवाइजेड हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी चीजें रहती हैं। अब थोड़ा सा अगर इनसे जानने की कोशिश करें कि जब कॉलेज से निकले कहाँ कहाँ गए, अब कहाँ पर हैं करेंटली, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए धीरे धीरे करके। कॉलेज के बाद लास्ट सेमेस्टर में हमारी ट्रेनिंग होती है, तो उस टाइम मौसे पुलिस में थी, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं चल एमडीडी में बात कर लेती हूँ तेरी, वहाँ अपना एक्स अमाउंट की तरह मिल जाएगी और फिर आगे एमडीडी में कंटिन्यू कर लियो। उनकी थी थोड़ी बहुत जान पहचान। ठीक है। उस टाइम एमडीडी में प्रोग्राम भी चल रहा था ट्रेनिंग वाला आर्किटेक्ट्स के लिए। ठीक है।
मेरे डीन ने भी सजेस्ट किया था कि वहाँ आप देख ले, कर सकता है तो वहाँ ज्वाइन कर ले, बट वही सरकारी नौकरी में खाली बैठने वाली आदत खराब हो जाएगी। कॉलेज के बाद अगर मैं खाली बैठने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर खाली बैठा रहेगा, काम नहीं होने का। तो मैंने वहां तो उन्हें बोल दिया था, मैंने कहा ना जी, मैंने मेरी दिल्ली लगी प्लेसमेंट और मुझे इतने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वहां से एमडीडी से एक्स्ट्रा, और जनरली मुझे एमडीडी के हाफ मिल रहे थे। मेरे ख्याल से एमडीडी में भले ही पैसे ज्यादा मिल रहे थे लेकिन सीखने को कम मिलता, सीखने को कुछ नहीं मिलता वहां, बस आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, आपको बस वहां दिल्ली जाके भले ही पैसे कम मिल रहे थे लेकिन सीखने को बहुत मिला होगा। बहुत कुछ था, मतलब जो मेरा पार्ट वीक था, जैसे वर्किंग ड्राइंग हो गया आपका, मुझे अच्छा सीखने को मिल गया वहां से। वो बात अलग है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है नहीं तो मैं करता भी नहीं वो अभी भी। वो बात अलग है, देखिए कि कोई चीज में हम जा रहे कि नहीं जा रहे, लेकिन हमें आनी चाहिए वो चीज भी करने। जैसे हम लेआउट बनाते हैं तो उसमें होता है ना कि भाई इतने एमएम पे हमारा डोर आएगा, इतने पे फिर ये आएगा, तो उनकी डिटेल ड्राइंग्स बनती है हमारी। अच्छा, एक एक पर्टिकुलर, जैसे बैटन्स लगे हुए हमारे, कितना थिक आएगा, इनके बीच में कितने आएगा। ये वाली चीजें आपकी इंटरेस्ट नहीं है इनमें आपका? वो फिर वो वहां सिखाते थे, करते थे, एक नट बोल्ट की डिटेल तक बनती थी वहाँ। अगर अपने इतने एमएम का नट बोल्ट कैसे आएगा, अब साइड पे बताना होता था हमें कि जितनी डिटेल हम ड्राइंग में देंगे उतना आगे हमें साइड विजिट्स कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कितने टाइम किया वहां पर? 6 महीने की ट्रेनिंग थी, फिर लॉकडाउन आ गया था मार्च में, 3 महीने वर्क फ्रॉम होम किया था। फिर मैंने देहरादून में अप्लाई किया था, त्रिज्या डिजाइन, ये राजेंद्र नगर में विनय सर के उसमें अंडर, फिर मैंने मतलब जॉब ही करी, प्रॉपर स्टार्ट करी थी। अब वो सर की अपनी ऑफिस बिल्डिंग बन रही थी, पैरामेट्रिक वाली जो आपको बता रहा था जी। बीच में मेरा इंटरेस्ट था ही अब 3D वगैरह में, तो मैंने एक अपनी तरफ से ऑप्शन बना लिया, बीच में टाइम निकाल के मैम ने जो काम दिया करकुरा के साइड रख दिया, फिर अपना उसमें लग जा रहा था। वो दिखाया, सर को पसंद आया। फिर सर ने, एक बंदा और था जो पहले से कर रहा था वहाँ, सर का जो डिजाइन था वो दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहा था कि कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं तो उस पर नहीं बन रहा था, हफ्ता भर हो गया था। एक स्केचअप सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई वैसे कॉन्स्टेंट नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो कैसे भी। मैंने उसको एक दिन में बना दिया था, तो सर उस टाइम फिर थोड़े से इंप्रेस हो गए थे। प्रॉपर मॉडलिंग वगैरह मैंने करी, नए सॉफ्टवेयर सीख के, पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर वाले, उस हिसाब से फिर 3D वगैरह जितना कॉन्सेप्चुअल डिजाइन वाला पार्ट होता है हमारा कि ओवरऑल बिल्डिंग निकल के कैसे आएगी, वो फिर धीरे धीरे मैं संभालने लग गया था सारा। तो ऑफिस में जितने भी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन वाला पार्ट था वो सब मैं कर रहा था। प्लानिंग के लिए एक अलग सर थे, फिर वर्किंग के लिए अलग टीम थी, तो सबके पार्ट डिवाइड हो गए थे। तो वहां पे कितने टाइम आपने काम किया? मैंने 3 साल काम किया है वहां भी, दिसंबर में मैंने वहां से छोड़ दिया था। उस बीच मुझे मेटावर्स में भी इंटरेस्ट आया था। मेटावर्स का मैं बताता हूँ आपको, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक आपका 2D में सब कुछ, वैसे ही आपका 3D वर्ल्ड है एक पूरा। ओके। और अभी फेसबुक और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। एक वाइल्डर वर्ल्ड है, वो लॉन्च करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह का, और वो सारा क्रिप्टो बेस चलता है सर्वर उस पे। ओके। उसमें क्या है, आप एक्चुअल करेंसी के बेस पे आप उसमें जमीन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, आपके घर पे सामान डिलीवर हो जाएगा उसी ऐप के थ्रू। और आप एक्चुअल जो उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, मनी लेन देन कर रहे हो, वो आप रियल लाइफ में विड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आया। सर की बातें बहुत सारी थोड़ी सी ऊपर से जा रही होंगी, मेरे ऊपर से जा रही हैं, तो देखने वालों को कहां समझ में आ रही होंगी। पूरे पॉडकास्ट की कोई भी छोटी सी क्लिप को लेके आपके मन में अगर डाउट रहे और आप चाहें कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम सर से आपकी कांटेक्ट करा सकते हैं ताकि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो चिंता मत करिएगा कि कोई बात समझ में ना आई हो अगर तो। और मेटावर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास क्या था, वो पूरी सिटी डिजाइन होगी, सिटी प्लान होगी, आर्किटेक्ट करेगा, उसमें सारा 3D वाला पार्ट है। फिर मैंने एक कोर्स देखा था, सर को मैंने बताया, मैं सर ऐसे ऐसे कोर्स करना है मुझे, और उसका ये मतलब सर को समझाया पूरा मेटावर्स का कॉन्सेप्ट। सर को वो चीज अच्छी लगी, तो सर ने कहा कि कोई नहीं, तेरे कोर्स करने कर, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जितना तेरा एक्सपेंस होगा कोर्स का हम बेयर करेंगे। तो सर ने पूरे कोर्स की फीस पे करी थी। उसके लिए मेरा एक पर्टिकुलर सिस्टम बनवाया था हाई एंड, वो 2.5 लाख के करीब बना था उस टाइम पे, और अभी उस टाइम उसमें मार्केट से ऊपर कोई था नहीं पीसी, तो मैक्सिमम वही था। और वो क्लासेस जाहिद, जैसे मैंने बताया था आपको, एक फॉर्म है, उसकी एक आर्किटेक्ट है, वो 5 साल से वहाँ काम कर रही है, मारियाना बुगेरिया नाम है उनका। वो वाइल्डर वर्ल्ड के लिए पूरी सिटी प्लान कर रही है वो। अच्छा। तो मैंने उनसे क्लासेस ली थी सिर्फ पर्टिकुलर मेटावर्स के लिए, ताकि उनके टच में हो, उनके फॉर्म्स की नॉलेज लूं कि वो काम कैसे करते हैं। लंदन बेस्ड है वो। तो उनसे जब मैंने क्लासेस वगैरह ली, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो भी जैसे नॉर्मल 3D वगैरह बना देते हैं, उनका क्या है, 3D में एक एक पॉलीगन्स के काउंट रखते हैं। उनका जो काम करने का लेवल है वो बहुत अलग है जो हम यहाँ कर रहे हैं। कितने टाइम की ट्रेनिंग थी आपकी उनके अंडर? वो 3 महीने भी 2 महीने का कोर्स चला था, और वो होता था संडे रात को 10 बजे से सुबह 2:30-3 बजे तक। अच्छा जी, 4-5 घंटे का। क्योंकि वो अपने शाम के टाइम से। अब यहाँ मैं रात को जाता था 10 बजे ऑफिस, और वो होता था दिसंबर जनवरी के टाइम पे, भरी ठंड में। तो मुझे रात को ऑफिस जाना पड़ता था उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। 2 बजे तक उसे अटेंड करता था, 2:30 बजे तक, फिर सुबह घर जाके सोता था 3 बजे, फिर सुबह फिर ऑफिस आता था 9-10 बजे। लेकिन मजे की बात ये थी कि बहुत बढ़िया चीजें सीखने को मिली होंगी इस दौरान। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। अब फिलहाल उनके साथ मैं टच में भी हूँ, अगर मुझे आगे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए होती है तो गाइड भी करती है मुझे। स्टार्टअप वगैरह प्लान कर रखा है मैंने थोड़ा सा मेटावर्स के लिए। अभी अब जैसे अपना काम मैंने स्टार्ट किया है,
थोड़ी फंडिंग, मेरा मेजर फंडिंग की वजह से काम रुका हुआ था। हर किसी का फंडिंग के चक्कर में रुकता है। अब काम थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा तो मैं एक सेपरेट टीम उसके लिए मेटावर्स के लिए बिठा दूंगा, तो एक पर्टिकुलर फिर वो डेवलप करूंगा, एक इंडियन बेस्ड फर्म मेटावर्स के लिए, क्योंकि अभी जितने फर्म्स वगैरह हैं जो चल रही हैं वो सारे बाहर के हैं और अभी उस लेवल पे आया नहीं है वो, तो मेरे पास है थोड़ा टाइम फ्रेम उसे करने के लिए। अब मेरा एक दोस्त था क्लास में, मतलब था सहारनपुर का था वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता था। हाँ। उसने कॉलेज के बाद ऐसे सब में किसी एक लोकल आर्किटेक्ट पे ट्रेनिंग करी और अपना ऑफिस खोल लिया 6 महीने में। अभी मेरी उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी तो रिग्रेट कर रहा था यार मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए था किसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कॉलेज के बाद जो लगता है ना कि भाई अब हमसे ऊपर कोई नहीं, हमें जितनी नॉलेज मिलने थी ले ली और अपना ऑफिस खोल लो बस। अपना ऑफिस खोलने पर एक सुकून तो दिखता है, बताने में अच्छा लगता है कि हाँ हमने अपना ऑफिस खोल लिया, लेकिन नॉलेज क्या मिलेगी? जितनी कॉलेज में थी वही अपने ऑफिस को लेके काम कर रहे हैं। जो है हमारे पास वही तो रहेगा बस। सीन क्या होता है ना, अगर आप बड़े फर्म्स में काम करते हो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है। बिल्कुल, बड़े बड़े टीम मिलती है, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, आपका एक माइंडसेट खुलता है कि अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी ये काम ऐसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस हिसाब से मैंने ट्रेनिंग करी थी वहाँ होटल के रिजॉर्ट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, हमने प्लॉटिंग भी करी है 650 एकड़ की गोवा की। उसके लिए नया सॉफ्टवेयर ढूंढा था मैंने एक पर्टिकुलर, जो हमारा एक हफ्ते का काम एक दिन में कर रहा था। अब जनरली ऑटोकैड चलता है सॉफ्टवेयर में बेसिक। अब फिर मैंने एक दूसरा सॉफ्टवेयर ढूंढा था। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उसमें हमारा? नंबरिंग का। 1000-2000 प्लॉट्स हैं उसमें। अब आप नंबरिंग करने के हमारे 2 से 3 दिन लगते थे। और एक नंबर भी इधर उधर हुआ वो फिर दोबारा होती थी। हुई थी बात हमारी है इस बारे में। हाँ जी। तो उसके लिए मैंने नया सॉफ्टवेयर ढूंढा था जिसमें क्या था, ऑटोमेटिक नंबरिंग और एरिया लिखते हुए चलता था। तो उससे हमारा काफी टाइम बचता था। अब हमारा होता है कि भाई एक पर्टिकुलर साइज के प्लॉट चाहिए हमें, हमने उसमें एरिया लिख दिया और फ्रंट लिख दिया कि हमारे इतने मीटर का प्लॉट चाहिए हमें। ऑटोमेटिक कटता हुआ चलता था। बिल्कुल, टाइम बच गया बहुत सारा। मुझे काम करने में कई बार आलस पड़ता था, वो फंस तो मेरे सर गया था कि करना मुझे ही है। अब सर जिस सॉफ्टवेयर में बोल रहे थे उसमें होता नहीं। या फिर बहुत टाइम लगता होगा। नहीं, वो सॉफ्टवेयर अलग था। अच्छा। सर थोड़ा सा कन्विंस कर रहे थे कि नहीं इसी में करना है। मैंने क्लाइंट को कमिट कर दिया, मैंने सर वो सॉफ्टवेयर उस पर्पस के लिए है ही नहीं। फिर मैं सर गुस्सा हो रहे थे, मैंने फिर सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया था। मैं वेट कर रहा था। क्या परचेज करना पड़ा उसको या फिर कैसे? नहीं, परचेज तो हमें करना ही पड़ते हैं सारे सॉफ्टवेयर जब हम काम करते हैं, बट एक ट्रायल पीरियड होता है। अच्छा, उसमें दिखाया सर को करके? हाँ, कि मैंने सर जो हमें प्लॉटिंग करनी है वो इसमें होगी। तो सर को लगा कि हाँ वो थोड़ी सी अप्रोच गलत थी, वो चीज सही थी। तो सर उस टाइम थोड़ा एक्साइटेड हो गए। फिर सर ने कहा अगले 3 दिन की छुट्टी कैंसिल, चौथा दिन मीटिंग थी। कह रहे तू इसी में काम खींच दे, सारे से सीख और कर। तो मैंने चलो ठीक है, क्योंकि मुझे मजा आता है नई नई चीजें सीखने में, करने में ना, नई चीज मिलती है, नई नॉलेज गेन। पिछले ऑफिस में सर थे, विनय सर थे, वो मेंटोर थे, उन्होंने काफी चीजें सिखाई, बताई कैसे होता है फील्ड में काम, क्योंकि मेरा एक नजरिया अलग था। वो इतने साल से फील्ड में, उनका एक नजरिया अलग है, तो उन चीजों का काफी फर्क पड़ता था। क्लाइंट जैसे आते थे मुझे मेटावर्स वगैरह बताते थे, दिखाते थे, वीआर में दिखाते हैं हम इंटीरियर्स वगैरह सारे। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। अब एक होता है फोटोज वीडियो सेंड कर दो, एक होता है आप ठीक है आप क्लाइंट पूरा स्पेस दिखा रहे हो आप, तो उसका एक बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मैंने जब उस फील्ड में गया था तो मैंने काफी चीजें चेंज करी थी। जैसे उनका क्या सीन था, पहले वो 3D वाले काम भी 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर में करते थे। एक फोटो वीडियो भेजनी है उसके लिए अलग है, फिर वीआर जिसमें दिखाना है वो अलग था। मैंने वो भी चेंज करा कि नहीं यार मैंने ऐसे नहीं होगा, डबल डबल मेहनत क्यों करनी है, टाइम खराब क्यों करना है। सही बात है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ढूंढा जिसमें वीआर भी हो जाए हमारा और वो रेंडर वाला काम भी हो जाए। और उसके साथ भी क्या था, हम 360 पैनोरामास ना रेंडर करके एक लिंक बना के भेज सकते हैं क्लाइंट को। अच्छा। अब जैसे कुछ क्लाइंट दुबई वगैरह के थे, बाहर के थे, तो मैंने लिंक जनरेट करके भेज देते थे। कब तक फोटो और वीडियो भेजेंगे उनको? कि मैंने आप इस लिंक खोल लो, आप पूरे स्पेस में खुद घूम लो, आप एक आइडिया लगा लो, रूम टू रूम मूव कर सकते हो, उसमें एक आइडिया लग जाता है उसमें स्पेस का एक्चुअल में, अच्छा ऐसा स्पेस आएगा। जो ऑफिस आ जाते हैं उन्हें वीआर में दिखा देते थे। सही बात है। जब आपने 3 साल विनय सर के अंडर काम किया, उसके बाद आपने स्विच क्यों करा और अब कहाँ पर हैं? मेन वहां मैं थोड़ा सा टाइम रुका हुआ इसलिए था कि सर का इंटरेस्ट था मेटावर्स में, बट सर का और भी बिजनेस वगैरह चलते थे तो वो उसमें ऑक्यूपाइड थे। अब मुझे वो लग नहीं रहा था कि यार मेरी आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जितने मुझे सीखने वो चीजें मुझे मिल रही थी टाइम टू टाइम, सारी चीज नए प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ मिल रहा था, बट मुझे मेरे हिसाब से काम करना था थोड़ा। जो मेटावर्स की कोचिंग ली थी, ट्रेनिंग करी थी आपने, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप? उसमें भी था, मेजर तो वही था खैर। तो फिर मैंने अब घर पे बात करी तो घर वालों ने बोले थोड़ा सपोर्ट कर देगी, कोई बात नहीं। वो बात अलग है, मैंने अभी भी लिया नहीं उनसे सपोर्ट। मैंने पार्टनरशिप में भी ऑफिस खोल रखा है। ये सर थे, ये भी मेरे क्लाइंट थे। अच्छा। मैं 3 साल जब जॉब करता था तो फ्रीलांसिंग के काम कर रहा था, मतलब 10 से 6 अगर मैं ऑफिस के काम कर रहा हूँ, आगे थोड़ी देर सो गया, 8-9 बजे रात को उठ के फिर लैपटॉप पे लग जाता था काम करने के लिए। फ्रीलांसिंग वाले अपने, फिर 12-2 बजे तक फिर वो वाले काम करता था। और इसी के थ्रू मुझे एक सर थे जो कॉलेज में मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में, रोहित सर, तो उनके थ्रू मुझे ये मिले थे। जिनके अब काम कर रहे हैं आप? हाँ जी, इनकी टाउनशिप का प्रोजेक्ट चल रहा था बिहारीगढ़ में। ठीक है। उसके इन्हें 3D वगैरह कुछ बनवाने थे, डिजाइन वगैरह चाहिए थे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। तो मैंने कहा ठीक है सर हो जाएगा। अब वो करते करते इन्हें काम मेरे इतना पसंद आया था, इन्होंने सामने से मुझे ऑफर कर दिया था कि यार मैं पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था, अब मुझे आप मिल गए, तो मैं दोबारा फर्म चालू करना चाह रहा हूँ,
तो साथ में मिलके करते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो वो वाला पार्ट था कि ठीक है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, सपोर्ट मिल गया, घर वालों को किसी चीज के लिए बॉदर नहीं करना पड़ा। अब मेरे पास ऑफिस स्पेस अच्छा है, टीम अच्छी है, सर के अपने काम चल रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग के, टाउनशिप्स के, प्लॉटिंग के, उनका भी सारा डिजाइनिंग वाला पार्ट मैं संभाल रहा हूँ। इंटीरियर डिजाइन के लिए सर की वाइफ है, वो इंटीरियर डिजाइनर है, उनकी ऑलरेडी फर्म चल रही है, एस्टेब्लिश्ड है। तो अब हमारा रियल एस्टेट का भी है यहाँ। सर का इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन में, ओके, बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, तो उस चीज का एडवांटेज मेरे पास है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सर संभाल लेते हैं पार्ट। ठीक है, डिजाइनिंग वाला पार्ट है, एमडीडी एचआरडी होगा, ये सब मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है। इंटीरियर वाले पार्ट में जैसे टीम है मेरे पास, टीम कर रही है, मैम गाइड कर देती है, तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो गाइड भी करती है, हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास फ्री हैंड है। ओके, हम जो डिजाइन कर रहे हैं हम क्लाइंट्स को कन्विंस करके उसे एग्जीक्यूट करवा सकते अब आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको जमीन दिलवाने से लेके हैं। हाँ जी, घर में एंट्री तक का सारा A to Z करके देते हैं। हमारा रियल एस्टेट की भी है, हमारी सेल्स की टीम है, हमारे अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ग्रुप हाउसिंग के चल रहे हैं, शिमला बाईपास पे हो गया, यहाँ मसूरी डाइवर्जन के पास हो गया, प्लॉटिंग चल रही है, तो हम सेल परचेज का भी कर रहे हैं। हमारी एक पर्टिकुलर टीम 2 बंदे उसी के लिए हैं। फिर अगर आपने चलो ठीक है आपने प्लॉट ले लिया, अब आपको बनाना है, तो हम एमडीडी से नक्शा भी पास करवा देंगे उनका, फिर उसे डिजाइन भी कर देंगे उसके हिसाब से। इंटीरियर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटीरियर का भी पार्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के लिए सर है, एग्जीक्यूशन लेसर हैं, बिल्कुल सही बात तो है। एक आपका जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पार्ट है ना, आपको वन एंड पे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग धक्के नहीं खाना चाहते हाँ जी, या फिर ठेकेदार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पेमेंट के लिए परेशान ना करते हो, क्योंकि जब आप सारा काम दूसरों से करवाएंगे तो पेमेंट तो उनकी देनी पड़ती है। देखिए, हाँ जी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, क्लाइंट बॉदर करते हैं जी वो तो इतने में कर रहा है बस। और मेरा क्या सिस्टम है, हमने यहाँ सिस्टम रखा हुआ है, हम सारे सिर्फ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पकड़े, सिलेक्टेड क्लाइंट्स रखेंगे। बिल्कुल, अब हमारी फीस भी थोड़ी हमने हाई एंड रखी हुई है, ताकि जो सिलेक्टेड क्लाइंट आए वो जेन्युइन आए, वो बिल्कुल टाइम पास वाला ना आए। टाइम पास वाला ना है। बिल्कुल, जी, क्योंकि मेन क्या है ना, आजकल लोग पैसे बचाने के चक्कर में, ठेकेदारों के चक्कर में अपने घर के ऐसे जैसे करवा लेते, फिर जिंदगी भर का रिग्रेट रहता है यार, काश उस टाइम ये चीज ऐसे करवा ली होती। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, एक व्यक्ति सारा काम कभी भी खुद नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को काम डाइवर्ट करना ही चाहिए। तो अब इनके पास हर चीज की एक टीम है। अगर आपको लैंड चाहिए तो इनके पास टीम है, उस लैंड पे नक्शा बनाना है तो टीम है, उस लैंड को पास करवाना है नक्शे तो टीम है, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करनी तो टीम है, उसको फाइनली बनवाना है तो टीम है। बस आप लोगों को इन तक पहुंचना है। ठीक है, चलो साल में हमने 10 काम पकड़े, हाँ, 10 पे हम अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, अब क्लाइंट फीस देगा, हमारी भी टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, क्लाइंट की अपना पैसा बचेगा। बिल्कुल। हमारा क्या होता है, बल्क में हम इतना सारा काम पकड़ते हैं तो हमारा जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, वेंडर से डिस्काउंट्स मिलते हैं, हाँ, तो हमारे क्या होता है, हम डायरेक्ट क्लाइंट्स को दिलवाते हैं, क्योंकि एक डिस्काउंट होते है जो क्लाइंट को देते हैं वो, एक होता है जो हमें देते हैं एज अ वेंडर आर्किटेक्ट्स को, हमारा डिस्काउंट अलग मिलता है। सपोज आपको क्लाइंट को दे रहा है 10-20%, हमें 30-40 का मिलता है, 50 का भी मिलता है, क्योंकि हमारे थ्रू में और काम मिलेगा इन फ्यूचर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम वो डिस्काउंट ऐसे कैसे क्लाइंट्स को दिलवा देते हैं कि ठीक है, जितना होता है ना कि क्लाइंट सोचता है हम पैसा बचा लेंगे, आर्किटेक्ट को फीस ना देंगे, वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बचवा देते हैं उनके पैसे, उससे ज्यादा बच जाता है। सबसे बढ़िया बात क्या है, हम डिजाइन पहले वीआर वगैरह में दिखा के आपको दिखा देते हैं कि आपको घर बन के एक्चुअल में क्या होता है, क्या ना पहले बनवा लो फिर बाद में तुड़वाओ, पसंद नहीं आया तो वो चीज पहले वही एंड पे वेस्ट ऑफ मनी और टाइम सब कुछ ही है। वो ठेकेदार के वर्ष तो साइड पे सीधी बनेगी बस बनेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसमें नुकसान कितना और उसमें भी नहीं चलता पता, आपसे ठेकेदार ने बोला मैं इतना सीमेंट लगाऊंगा, इतना कंक्रीट लगाऊंगा, आप बाद में देख रहे हो कुछ अलग ही चल रहा है हमारा सिस्टम। हमारी तो प्रॉपर टीम है ना क्वालिटी चेक के लिए भी, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे सारे काम होते हैं। ये बात तो वही समझ सकता है जिसने इन चीजों में धोखा खा लिया होगा। जिन्होंने अभी जो बच्चे देख रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने घर वर बनवाए होंगे, हाँ, उन लोगों को आइडिया होगा कि ठेकेदार के साथ क्या क्या कितना सर मारना पड़ता है। बिल्कुल, जैसा कि बाबा रणछोड़ दास कहते थे, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये चीज पता है, मैंने नोटिस भी करी है अपने फील्ड में। मेरे साथ क्या है ना, जैसे कुछ फ्रीलांसिंग में काम करता था मैं, 3D वगैरह किया वैसे, हाँ, उसमें फी मतलब पैसे तो मेरे ना बराबर ही मिलते थे। हाँ, अब ठीक है भाई, साथ वाले जो आर्किटेक्ट है वही काम दे रहे, अपने सीनियर्स हो गए, हाँ, बट अभी फिलहाल मेरे वो स्किल्स इतने इनहेंस हो गए ना कि आगे क्लाइंट्स उनसे मांगते हैं कि हमें सेम क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, हाँ, तो आप प्लीज जिससे करवाए उसी से करवा के दो। और अब अक्षय जी पैसे लेते होंगे ठीक तरीके से उस चीज के। अब तो पूरे पैसे चलते हैं क्योंकि क्या है ना, एक सबसे बड़ा एग्जांपल जियो का है, हाँ, फ्री इंटरनेट बांटा, बिल्कुल, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर अपने रेट खोल देंगे, अगर आपको चाहिए तो इतने में इतना ही है। अब तो वही वाला सेम चीज मेरे साथ है। 3 साल मैंने फ्रीलांसिंग में जितना काम खींचा, हाँ, एक क्वालिटी ऑफ वर्क जितने मेरे साथ वाले थे, नोन थे, हाँ, सर भी थे यार, वरना किसी क्लाइंट को पार्टनर में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बहुत ना के बराबर चीज है वो। अब उन्होंने कुछ देखा ही होगा तो उन्होंने ऑफर करा सामने से पार्टनरशिप की, ठीक है यार आपकी डिजाइनिंग स्किल्स ऐसे हैं तो हम करते हैं साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेम चीज उन सीनियर्स के साथ या जो मेरे साथ वाले हैं, मैंने सबके साथ क्लियर कर रखा है कि मैंने सर अब ठीक है 3 साल का अपना काम ऐसा हो गया, अब आगे मेरे पास टीम भी है, सैलरीज भी निकालनी है मुझे लोगों की, बिल्कुल, बिल्कुल, और अपने भी एक्सपेंस बेयर करना है। बिल्कुल। तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं कहीं पर, तो फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो कि या तो अपनी इनकम कहीं और से जनरेट कर रहे होते हैं,
और साइड बाय साइड छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। या तो फ्रीलांसर वो होते हैं या फिर वो होते हैं फ्रीलांसर जो पूरे दिन किसी एक पर्टिकुलर फर्म से ना जुड़ के अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। छोटी छोटी फर्म्स को अलग अलग जोड़ के काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिएगा, वो फ्रीलांसर भले ही आपको चार्ज कम करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचने की तैयारी कर रहे होते हैं। बस वो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल तक अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं कम पैसों में, तो उनके पीछे का उद्देश्य समझने की कोशिश करिए। वो सही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उनके हुनर पहचान से। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में देख लो, बिल्कुल फ्रीलांसर्स को लोग पैसा देना नहीं चाहते, बस चाहते कम से कम पैसों में काम हो जाए। फ्रीलांसिंग में कई लोग क्या गलती कर देते हैं कि जब दिखता है ना पैसा कमा रहा, एक तो मन वैसे नहीं होता काम करने का, हाँ, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और जहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है नाम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे दिमाग में वो चीज कभी थी नहीं पैसों वाली। मेरे दिमाग में क्या है, बस मुझे मजा आता है 3D वाला काम, ऐसे मुझे मजा आता है मेरे काम में, तो मैं मजे में करता चला, तो मैं टाइम का नहीं पता चलता। आप ये देखो ना, 10 से 6 में काम कर रहा हूँ ऑफिस में, फिर रात को 2 बजे तक भी बैठ के काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो मुझे उसमें मजा आता था। वो बात अलग है, मेरे ऊपर के पैसे आते थे तो एक एडवांटेज था वो, बिल्कुल, तो उसे एक एडवांटेज देख रहा था मैं। बिल्कुल, भले कम आ रहे थे, थोड़ा कम आ रहे थे, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। हाँ जी। अब उसके साथ साथ मेरे क्या है, पैरेलली मेरे साथ वो चीज क्या होगी, अब जो क्वालिटी ऑफ वर्क में डिलीवर कर रहा था, कहीं ना कहीं आगे क्लाइंट्स में एक बेंचमार्क सेट हो गया। जैसे सर की वाइफी का एग्जांपल लेता हूँ मैं इनकी वाइफ से मिलन था, इन्होंने नंबर शेयर कर दिया था कि यार ये 3D वगैरह काम कर रहा है या डिजाइनिंग स्किल्स इसके अच्छे हैं, तो आप इससे डिजाइन करवा लो। अब इन्होंने मेरे से कुछ रेफरेंसेस मंगवाई, मैंने अपने भेज दिए। फिर उसके बाद इन्होंने ट्राई करा अपनी टीम से, जिनसे पुराने करवाते होंगे पहले, उससे करवाने की ट्राई करी, तो वो उनसे हुआ ही नहीं। महीने भर बाद मुझे वापस कांटेक्ट कर दी कि यार तुम कितना चार्ज करोगे इस पर्टिकुलर काम के लिए। मैंने अपनी टीम से ट्राई करके देखा, और जो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क है और जो मेरी टीम कर रही है उसमें बहुत फर्क है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। आप मुझे बता दो कितना चार्ज करोगे और कैसे करोगे। करते आ गया काम स्टार्ट, और वो काम स्टार्ट हुआ है। साथ साथ पैरेलली जो इनकी टीम वाले अपना काम कर रहे थे फ्रीलांसिंग में, वो भी मुझे काम दे रहे हैं कि यार ठीक है हमारा भी आप ही कर दो। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है और कि आपने फ्रीलांसिंग करते करते ही एक अपना ऐसा बेंचमार्क सेट कर लिया, ऐसा एक्सपर्टीज हासिल कर ली उस स्पेसिफिक काम पे कि आपको जो लोग सर्विस दे रहे थे अब आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। कि बच्चे क्या करते हैं ना, नंबरों के पीछे भागते रहते हैं कि यार उसके इतने नंबर आए, मेरे इतने कम रह गए। नंबरों का होता कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके आगे एक आप जो अगली स्टेप लोगे, जैसे सपोज 12th के बाद कॉलेज है, हाँ। तो आपको एक अच्छे कॉलेज लेने में हेल्प कर देगा, बट उससे ज्यादा उसका कुछ काम नहीं है। कोई नहीं पूछता कॉलेज के बाद आपके नंबर कितने थे 12th में 10th में। अगर आपको कॉलेज अच्छा लेना है तो उसमें नंबर आपके काम आ जाएगा, स्कॉलरशिप के लिए वैसे। बिल्कुल, बाकी आपके इंटरेस्ट वाली बात है, जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है पर्टिकुलर फील्ड में तो उसे एक्सप्लोर करो। कई बार क्या होता है, काउंसलर बैठे रहते हैं कि जी हम अपने बच्चे को गाइड कर देंगे, कुछ नहीं करते, वो बेवकूफ बना रहे होते हैं आधे से ज्यादा। क्या करते हैं, बुला लेंगे जहाँ जिस कॉलेज से उन्हें कमीशन ज्यादा मिल रहा होगा किस पर्टिकुलर फील्ड का, हाँ। वो बच्चे को क्या करेगा, दिख गया ना उसने एक 2 वर्ड वैसे बोल दिए उस पर मिलते जुलते, हाँ। वो वहां चलता कर देगा। तो वो भी बहुत बेवकूफी वाले काम है। तो काउंसलिंग भी मतलब आज की डेट में फ्रॉड चल रहा है, उसमें भी बहुत चल रहे हैं। अब भाई था, अभी तो ऑस्ट्रेलिया जाना था, हाँ। तो उसे जिस कॉलेज में या जिस कोर्स में एडमिशन लेना था, काउंसलर क्या कर रहा था, उसे थोड़ा दूसरा रास्ता दिखा रहा था, यार इधर नहीं आप इधर जाओ, इधर ज्यादा फायदा है, हाँ। और वो इधर इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसका वहां कमीशन ज्यादा बैठ रहा होगा। तो ये चीज बहुत चल रही है आज की डेट में। और आपको जेन्युइनली कहीं वो करना है ना, तो सबसे बढ़िया आइडिया रहता है टीचर से बात करो अपने, क्योंकि टीचर जिन्होंने पढ़ाया होता है ना, उनसे ज्यादा कोई जज नहीं कर सकता बच्चे, उन्हें पता है कि बच्चा कितना पानी में है। बिल्कुल, तो वो एक आपको गाइड कर देगा कि यार ठीक है, अच्छा तेरा इसी चीज में इंटरेस्ट है तो इसमें जा सकता है तू। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, इन्होंने कितनी काम की बात बताई है कि अगर आप लोग सही मायने में अपने बच्चे की करियर को लेकर चिंतित हैं, बजाय पेरेंट्स अपने दोस्तों से पूछें, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप बच्चे के टीचर से डिस्कस करिए। जहां पर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उनसे पूछिए, कोचिंग में पढ़ रहा है उनसे पूछिए, जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं आप उनसे डिस्कस करिए कि सर क्या आपने हमारे बच्चे में कोई स्पेशल स्किल देखी जिसको हम आगे एनहेंस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपने देखा कि आपके दोस्त ने अपने बच्चे का एडमिशन वहां कराया, हाँ। तो आप भी जल्दी उसके पीछे, बेटा तू भी चले काम कर, वहीं कर ले, उसमें स्कोप ज्यादा है। इन चीजों के पीछे भागने से अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा आप अपने टीचर से डिस्कस करिए बच्चे के, और बच्चे का जो खुद का हुनर है उसको पहचानने की कोशिश करिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर साइंस या आर्ट्स जो भी चीज है, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है उनका, तो उनके लिए एक अलग फील्ड तैयार है, आर्किटेक्चर, B.Arch। जानकारी नहीं है इसकी तो हम वो जानकारी दे सकते हैं आपको, बहुत बड़ा काम नहीं होता इसका, कहीं पर भी वीडियो में मिल जाएगा आपको वो चीज कि हाउ टू अप्लाई फॉर B.Arch कैसे करके, आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो अप्लाई किया वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। इस तरीके से आप
उस एक लीग से हटके अलग रास्ता बना सकते हैं आप। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से, सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे मन में कभी भी कोई आइडिया आता है ना कि भाई हमें एक अपना हॉल बनाना है, ये करना है, वो करना है, सबसे पहला कॉल अक्षय भाई साहब को जाता है। वो बात अलग है कि अब ये कभी कभी व्यस्त भी होते हैं तो पहली बार ये बात नहीं हो पाती, भाई अब वो अपना काम भी कर रहे हैं तो जिस काम में व्यस्त होंगे पहले वो काम करेंगे। वो आप लोग भी अगर कभी आपको ऐसा लगे, जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं, अगर ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए आपको, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे भले ही, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे थ्रू। हम आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन जो भी होगा, इनका प्रोफाइल सारी शेयर कर देंगे, आप इनसे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। हालांकि अभी देहरादून में है ये, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इंडिया में कहीं पर भी है, वो इनसे कांटेक्ट करके अपना काम करवा सकता है। इनके सुनहरे भविष्य की कामना करते। आज के पॉडकास्ट में कुछ सीखने को मिला हो, कृपया करके और बच्चों को भी शेयर करें। ये एक अलग लाइन है, लीग से हटके चलने वाली है। अपने हुनर को पहचानिए, आप इनकी तरह काम कर सकते हैं, इनसे बेहतर कर सकते हैं, और माता पिता को कन्विंस भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी आफत का काम वही है, घर वालों को कन्विंस करना। तो उसके लिए किसी गुरु को ढूंढ लीजिएगा आप, जैसे इन्होंने ढूंढ लिया था, ऐसे आप भी किसी को ढूंढ लीजिए जो आपकी गारंटी ले सकता हो। आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। देखते हैं किसका एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आने वाले हैं, ताकि आप लोग भटकने से बच सकें, आप लोग अपने हुनर को पहचान सकें। अक्षय जी से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी आपसे। राम राम सर। राम राम जी।